एक कहानी है वेबान राज्य और तुशान राज्य की दुश्मनी की। जब वेबान राज्य की महारानी बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब तुशान राज्य वेबान राज्य पर गुप्त तरीके से हमला कर देता है, जिसमें वेबान राज्य के कई मासूमों की बेरहमी से हत्या हो जाती है। कई सैनिक मारे जाते हैं। चांद की उस काली रात में जब वेबान पर दुश्मनों का आतंकी कहर बरस रहा था, तब वेबान महारानी एक प्यारे बच्ची को जन्म देती है। महारानी अपने बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे देखती है जैसे आखिरी बार देख रही हो। वो अपने दासियों को आदेश देती है और कहती है, इस बच्ची का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये वेबान राजवंश की होने वाली राजकुमारी है। महारानी को पता था वेबान राज्य के सैनिक तुशान राज्य का सामना ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, इसलिए महारानी योजना बनाती है और अपने राज्य की और अपने पति वेबान सम्राट की सहायता करने चले जाती है। जब महारानी अपनी तलवार से दुश्मनों को मौत के घाट उतार रही थी, तब वेबान सम्राट महारानी को युद्ध करते हुए देख लेते हैं। सम्राट को पता है महारानी एक स्वाभिमानी खानदान से ताल्लुक रखती है, वो जंग से पीछे नहीं हटेगी, इसीलिए सम्राट उन्हें रोकते नहीं है। सम्राट उन्हें खुद का ध्यान रखने को कहते हैं। महारानी योजना के साथ आई थी। महारानी को पता है इस योजना को अंजाम देते देते उनकी जान जाएगी, लेकिन महारानी को अपने राज्य को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ते हुए देखने से अच्छा अपनी जान राज्य के लिए कुर्बान करना बेहतर लगता है। महारानी अपनी योजना को अंजाम देने से पहले इमोशनली सम्राट से कहती है वो उनके बच्ची का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखे। इतना कहकर महारानी एक दासी की पोशाक पहन लेती है और छुपते हुए दुश्मन सैनिकों के छावनी में जाकर एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है। इस वजह से दुश्मन सैनिकों का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वेबान सम्राट अपने सैनिक बल से दुश्मनों को सीमा से बाहर कर देते हैं। लेकिन उस विस्फोट में वेबान महारानी की मृत्यु हो जाती है। जब दुश्मन सैनिक छावनी में आकर छानबीन करते हैं ताकि उन्हें पता चले विस्फोट किस वजह से हुआ, तभी उन्हें महारानी का जला हुआ शव मिलता है। उनका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन महारानी के पास वेबान की राजमुहर थी, जिस वजह से दुश्मन सैनिक समझ जाते हैं ये वेबान महारानी है और छावनी में विस्फोट इन्होंने ही किया। सैनिक महारानी के शव को तुशान राज्य ले जाते हैं और तुशान सम्राट के सामने पेश करते हैं। सम्राट वेबान महारानी के शव को देखकर भावुक हो जाते हैं और नहीं चाहते थे इस जंग में कोई भी वेबान राजवंशी की हत्या हो। सम्राट सैनिकों को आदेश देते हैं महारानी का शव वेबान सम्राट को सम्मान पूर्वक भेजा जाए। सैनिक महारानी के शव को वेबान सीमा तक सम्मान के साथ ले जाते हैं। सीमा पर वेबान सैनिक तुशान सैनिकों को घेर लेते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। तुशान सैनिक कहते हैं वो उन्हें उनके महारानी का शव लौटाने आए हैं। वेबान सैनिक महारानी का शव लेकर तुशान सैनिकों को सीमा से लौटा देते हैं। सैनिक सम्राट के पास महारानी का शव ले जाते हैं। सम्राट जब महारानी का शव देखते हैं तो उन्हें खुद पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो मनी मन कहते हैं मैं वेबान राज्य का एक ऐसा सम्राट जो अपनी रानी की रक्षा नहीं कर सका। सम्राट तभी हाथ में अपनी बच्ची को उठाकर वचन लेते हैं। वो कहते हैं आज ही के दिन है बच्ची इस दुनिया में आई और आज ही के दिन ही इसकी माँ इसे छोड़ गई। वेबान सम्राट वचन लेते हैं और कहते हैं जब तक मैं तुशान राज्य को नस्ताबुनात नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने पूर्वजों के कक्ष में मस्तक नहीं टेकूंगा। सम्राट सहित मेलों की सभी दासियां और सैनिक महारानी का अंतिम संस्कार करते हैं। सारे विधि विधान खत्म होने के बाद महारानी की सबसे प्रिय दासी सम्राट से कहती है वेबान राज्य के होने वाली राजकुमारी का नामकरण करने का समय आ चुका है। सम्राट बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं। उसमें कई विभागों के सरदार और उनकी रानियां उपस्थित होती है। वेबान सम्राट का छोटा भाई जो सम्राट से उनकी राजगद्दी छीनना चाहता था, वो और उनकी रानी वो भी सभा में उपस्थित थे। सम्राट राजपुरोहित से कहते हैं वो उनके बेटी की कुंडली बनाए और उसका नाम दे। राजपुरोहित होने वाले राजकुमारी की कुंडली बना ही रहे थे कि तभी सम्राट के छोटे भाई की रानी कहती है ये बच्ची पैदा होते से ही राज्य पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और महारानी का देहांत हो गया। ये बच्ची राज्य के लिए अशुभ है। तभी राजपुरोहित राजकुमारी का नाम बताते हैं। वो कहते हैं कुमारी की ग्रह दिशा राज्य के लिए शुभ संकेत बता रहे हैं और कुमारी का नाम राजकुमारी की कन्या पड़ता है। सम्राट कहते हैं राजकुमारी की कन्या आने वाले वेबान राज्य का भविष्य है और उनका कुमारी पद पर अभिषेक कर देते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और राजकुमारी की कन्या 1 साल की हो जाती है। नया साल आने वाला था। उस समय वेबान राज्य के सीमा पर जंग का विवाद चल रहा था। नए साल की बधाई देने के लिए मीरज के सम्राट वेबान राज्य आते हैं। वेबान के सम्राट मीरज सम्राट का स्वागत करते हैं। मीरज सम्राट वेबान सम्राट से कहते हैं हम आपसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा
चर्चा करने आए हैं। वेबान सम्राट राज्यसभा बिठाते हैं और मीरज सम्राट से पूछते हैं, अब आप बताइए आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। मीरज सम्राट वेबान सम्राट से कहते हैं, सम्राट आपको तो पता ही है आने वाले 30 सालों में मनी दानव जागने वाला है और आस पड़ोस के सभी राज्य गठबंधन कर रहे हैं। तो वेबान सम्राट मीरज सम्राट को बोलते हैं, मैं समझ गया आप क्या चाहते हो। मीरज सम्राट को पता था अभी जो प्रस्ताव हो वेबान सम्राट को देने वाले हैं उसे वेबान सम्राट मना कर देंगे, इसलिए मीरज सम्राट वेबान सम्राट को पहले अपनी बातों के जाल में उलझा लेते हैं और वेबान सम्राट से कहते हैं, सम्राट क्या कभी आपने सोचा है जिस दिन आप बीमार पड़ गए या युद्ध करने योग्य शक्ति नहीं बची तो फिर आप अपने राज्य का नया सम्राट किसे नियुक्त करेंगे। तो सम्राट कहते हैं, इस राज्य को हमारी राजकुमारी की कन्या संभालेगी। तो मीरज सम्राट कहते हैं, जब तक कुमारी यहाँ रहेगी तब तक वो राज्य को संभालेगी, लेकिन जिस दिन कुमारी की शादी हो गई फिर कौन संभालेगा। तो वेबान सम्राट मीरज सम्राट से बोलते हैं, आपका क्या मतलब है, आप साफ साफ बोलिए। तो मीरज सम्राट वेबान सम्राट से कहते हैं, आपको आपके राज्य के लिए एक राजकुमार की जरूरत है और उसके लिए आपको शादी करनी होगी और हम आपके लिए हमारे राजकुमारी की शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। पहले तो वेबान सम्राट सुनते ही मना कर देते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने वचन की याद आती है और वो सोचते हैं अगर उन्हें तुशान राज्य को हराना है तो उन्हें एक राजकुमार की जरूरत होगी। उतने में ही दरबार के मंत्री और विभाग सरदार कहते हैं, सम्राट आपको शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि आपका छोटा भाई आपकी राजगद्दी हड़पना चाहता है और अगर आप शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो हमारा मीरज राज्य के साथ एक अनोखा गठबंधन भी हो जाएगा। लेकिन इस सभा में राजगुरु माँ भी उपस्थित रहती है और वो इस शादी से मना कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है अगर सम्राट ने दूसरी शादी कर ली तो वो राजकुमारी की कन्या पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सम्राट शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी मीरज राजकुमारी मनोंत्री से शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही उनको एक बच्चा होता है। सम्राट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि महारानी मनोंत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। सम्राट कहते हैं महारानी से, तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग सकती हो। तो महारानी कहती है, आप जितना प्यार कुमार से करोगे उतना ही प्यार आप कुमारी की कन्या से भी करना। महारानी मनोंत्री कुमारी की कन्या को अपनी बेटी मानती है और वो उसे बहुत प्यार करती है। तुशान राज्य के सम्राट को बहुत अफसोस था कि उनके वजह से वेबान महारानी का देहांत हो गया, लेकिन उन्हें यह भी पता था वेबान सम्राट चुप नहीं बैठेंगे और उनके पास यह खबर भी पहुंच गई थी कि वेबान राज्य की दूसरी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तुशान सम्राट को पता था आने वाले समय में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है क्योंकि आने वाले 30 सालों में मनी दानव जागने वाला है। तुशान सम्राट के 2 पुत्र है और दोनों अलग अलग रानी के हैं। तुशान सम्राट के बड़े पुत्र का नाम था राजकुमार जयांश और छोटे पुत्र का नाम था राजकुमार त्रिकांत। समय के साथ साथ 17 साल बीत जाते हैं और दोनों राजकुमार बड़े हो जाते हैं। कुछ समय में पहाड़ी घाटी पर मेला लगने वाला था और उसमें दोनों राजकुमार जयांश और त्रिकांश जाने वाले थे। राजकुमार जयांश युद्ध कला में बहुत ही माहिर थे और राजकुमार त्रिकांत जो युद्ध कला में ही नहीं जादुई विद्या में भी माहिर है। राजकुमार त्रिकांत अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपने बड़े भाई की हर बात मानता है। राजकुमार जयांश और त्रिकांत मेले में चले जाते हैं। वो दोनों मेले में बहुत मस्ती करते हैं। तभी त्रिकांत कहता है, भैया मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ और वो जोर से भाग के जाता है तो गलती से राजकुमारी की कन्या से टकरा जाता है। गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। तब तक हमारे सीरीज को सपोर्ट करो एंड प्यार दो। बाय बाय ऑल।